वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करने वाले हैं, साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसके अर्थ को भी समझते हुए चलेंगे और पूरा का पूरा पैराग्राफ का जो अर्थ निकल करके आएगा उसको भी हम समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो गुप्त काल जब था भारत में, मौर्य काल के बाद उस समय के पीरियड के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट टॉपिक है अरविंद राजा बना। यहाँ लिखा है, अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हुई। तो अरविंद सोचता था कि राजा सिर्फ एक ही रूप में हो सकता है, लेकिन उसे जब पता चला कि इसे संगीतज्ञ की तरह वीणा भी बजाना होगा, कविता पाठ भी करनी होगी, तो ये आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है, अब हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चैप्टर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है क्या बताती है प्रशस्तियां। ठीक है, प्रशस्तियां हमें क्या बताती है? प्रशस्तियां जो है वो बहुत पहले प्राचीन काल में लिखी गई थी राजाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। ठीक है, अरविंद जो है वो गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हम इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, अशोक स्तंभ इलाहाबाद में एक अभिलेख है, वहां पे हमको पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। ठीक है, प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व बढ़ गया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा, ये जो अरविंद है वो गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए जा रहा था, तो उन्हें संगीतज्ञ की तरह एक्टिंग करना होता है। ठीक है, तो ये जो प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति क्या है? तो समुद्रगुप्त का एक मंत्री भी था, कवि भी था। ठीक है, दोनों एक ही आदमी था। उसका नाम है हरिसेन। उसने इस तरह के काव्य की रचना की थी और अभिलेखों में उसे खुदवाया था। ठीक है, तो ये इस तरह का काव्य है जो कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई थी, इसीलिए इसको हम प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, प्रशस्ति पहले भी लिखा जाता था, लेकिन गुप्त काल में इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इनमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि उस वाक्य का अंश किस तरह का है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। दोस्तों, ये उसी काव्य का एक भाग है, एक अंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा है। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति की जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन
4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं पृष्ठ संख्या 105। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, अब हमें पूरा का पूरा दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब हमें पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं आंतरिक राज्य, इस कलर से जो भी है ये है आंतरिक राज्य, इस कलर से जो भी है वो है बाहरी राज्य, और हरे कलर से जो भी है वो है आर्यवर्त। ठीक है, उसके बाद इसमें पॉइंट्स के बारे में क्या दिया हुआ था, हम यहाँ पढ़ते हैं पॉइंट्स के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है, अगर तुम मानचित्र 7 गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। ठीक है, उसी तरह कुछ बैगनी नीले रंग के बिंदु भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, देखिए ये जो लाल बिंदु है ये ब्लैक बिंदु है, ये हरे रंग का है। ठीक है, और ये इस कलर का है। तो उस मानचित्र में उस प्रशस्ति में जो मिला है हमको, उसमें ये आंतरिक राज्य देखिए, आंतरिक राज्य कौन है, तो इस कलर में जो भी है ये हमारा आंतरिक राज्य हो गया। ठीक है, और ये इस कलर में जो भी है ये हमारा बाहरी राज्य हो गया उस समय का, समुद्रगुप्त के टाइम का। और ये जो है ये आर्यवर्त हो गया। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर में है वो सारे के सारे नगर हैं। देखिए इस समय के अगर हम ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पे थानेसर हो गया, कन्नौज हो गया, मथुरा हो गया, प्रयाग हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, नालंदा हो गया, उज्जैन हो गया, भरूच हो गया, वल्लभी हो गया, सातवाहन, अजंता, अमरावती, उसके बाद एहोल, साथ में चालुक्य, पल्लव, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, अरिकमेडु, उसके बाद पुहार, पांडे, मदुरै, चेर। ठीक है, ये सब सारे के सारे शहर हैं। ठीक है, और यहाँ जो रेड कलर में दिया गया है गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर, ये एक लाइन से आपको जो दिया हुआ है ये सब गुप्त वंश के द्वारा जीते गए शहर हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। दोस्तों तो हमने मानचित्र देख लिया। अब देखते हैं कि मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। पहला, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये जो हरा रंग दिखाया गया है यहाँ पे, यहाँ उन शासकों का राज्य है जिनको हराकर समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हारे जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। यहाँ जितने भी रेड कलर में दिखाए गए हैं ये सारे के सारे शासक समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है और इसमें असम, उसके बाद तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या फिर संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। यहाँ आपको जो भी दिया गया है ये जितने भी राज्य हैं ये सारे के सारे उस समय इसके अंतर्गत ही माने जाते थे और समुद्रगुप्त के लिए सभी उपहार लाते थे, इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। ठीक है, ये बैगनी कलर से जितना भी आपको दिखाया गया है यहाँ पे ये सारा का सारा। नेक्स्ट है यहाँ नंबर 4, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। ठीक है, यहाँ पे नीले रंग के जितने भी शासक हैं इसको ऐसा माना जा रहा है कि ये कुषाण और शक थे जिन्होंने इनके साथ समझौता कर लिया था, अपनी पुत्रियों का विवाह भी इनके साथ किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वंशावली। वंशावलियाँ क्या है?
अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के क्या है प्रपितामह, उसके बाद पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उसकी माँ कुमार देवी लच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उसके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था और उनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। यहाँ पे दिया गया है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, जब इन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड ने, जो कि गुप्त वंश का शासक था, राजा था, शकों पर विजय प्राप्त किया तो इसने गुप्त संवत की, विक्रम संवत की शुरुआत की। ठीक है, और साथ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उपाधि भी लिया। नेक्स्ट है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, हम इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। इसमें हम देख रहे हैं जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनियों से पता चलता है। ऐसे ही एक जगह हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण भी दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानसेर के राजा बने। उसके बहनोई कन्नौज के शासक थे और जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो इस तरह की चीजें थी। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन उसके पिता और उसके बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। उसके बहनोई कन्नौज के शासक थे और जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, कन्नौज के शासक को, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब उसके बाद चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। जब वो साउथ की ओर जाने की कोशिश करने लगे तो नीचे जो है वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहे थे, उन्होंने उसे रोक दिया और हर्षवर्धन नीचे नहीं जा पाए। नेक्स्ट है दोस्तों पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की भी प्रशस्तियां हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम इस तरह के राज्यों साम्राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके मैप को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले मैप देखते हैं कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक था। तो यहाँ पे आप इंडिया के मैप में जो ये रेड कलर का पार्ट, पिंक कलर का जो पार्ट देख रहे हैं,
वो है हर्षवर्धन का टाइम पीरियड। ठीक है, ये कब था? तो 606 टू 647 बिफोर क्राइस्ट तक था ये। ठीक है, नहीं बिफोर क्राइस्ट नहीं, ये था एनो डोमिनी में, मतलब 606 से 647 ईस्वी में ये हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है। और अगर इसके बाद हम नीचे देखें चालुक्य डायनेस्टी, तो चालुक्य डायनेस्टी आप देख सकते हैं कि साउथ इंडिया में यहाँ पे था। तो उसी को कहा जा रहा है कि जब हर्षवर्धन जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है, यहाँ नीचे की ओर, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय उसको रोक लेता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एक और पल्लवों की बात हुई थी, तो पल्लव लोग जो थे वो इस जगह पे थे। ठीक है, इनकी राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह की चीजें थी। और यहाँ पे कृष्णा तुंगभद्रा की बात हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कृष्णा नदी है, यहाँ पे तुंगभद्रा नदी है, और ये जो है ये दोआब वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पल्लवों का राज्य था। और अगर आप इनकी बात देखें तो ये दक्कन का जो क्षेत्र है वहां से लेकर कावेरी नदी तक, यहाँ पे अगर हम देखें कावेरी नदी, तो लगभग यहाँ तक इनका विस्तार जाता था, कम होता था, मतलब विस्तार होते रहता था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। एक बार फिर से आप देख ले, ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है, ये चालुक्यों का साम्राज्य है, और ये जो है ये पल्लवों का साम्राज्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि लिखा था, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। आपने देख लिया, लेकिन एक बार फिर हम दिखाते हैं। ये हो गया पल्लव, ये हो गया चालुक्य। ठीक है, ये हो गया चालुक्य, ये हो गया पल्लव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण राजा थे उस समय दक्षिण भारत के। और पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पल्लवों का राज्य है, यहाँ उसकी राजधानी कांचीपुरम, वहां से लेकर यहाँ पे कावेरी नदी के डेल्टा तक उनका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ था। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ लिखा जाता है, जबकि चालुक्यों का राज्य जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। अगर हम चालुक्यों के राज्य को देखें तो ये देखिए कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के आसपास था। यहाँ पे कृष्णा तुंगभद्रा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो इसमें बढ़िया तरीके से दिख रहा है। ये हो गया कृष्णा, ये हो गया तुंगभद्रा, तो इसी के आसपास चालुक्यों का राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे। अतिक्रमण मतलब अपनी सीमा को बढ़ाते रहते थे उनकी ओर। ठीक है, मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ठीक है, रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए, और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। अर्थात हर्ष का अर्थ आनंद होता है। रवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, और जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। इस चालुक्य की विजय पर चालुक्यों की विजय जो है वो अल्पकालीन थी, और लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए, और पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूटों तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। और इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इन दोनों ने लड़ाई किया, लड़ाई करते करते दोनों कमजोर हो गए, और इनको फिर से किसने हरा दिया? चोल वंश के राजा ने हरा दिया, और राष्ट्रकूटों ने इन पर शासन कर लिया। तो देखते हैं इसका मैप में कि किस तरह से ये हुआ। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा गया ये जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन जब नीचे जाता है तो चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक लिया। उसके बाद यहाँ जो पल्लव है और ये जो चालुक्य है, ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, और अपनी सीमा का ये इधर विस्तार करता था,
तो फिर चालुक्य इधर विस्तार करते थे। दोनों आपस में लड़ते रहते थे, जिससे दोनों कमजोर हो गए। और कालांतर में क्या हुआ दोस्तों, आप देखते हैं राष्ट्रकूटों को, जो यहाँ पे ये जो जहाँ पे पल्लव और चालुक्य शासन कर रहे थे, वहां पे अब 753 से 983 के आसपास यहाँ पे राष्ट्रकूट आ जाते हैं। देखिए ये कितना बड़ा साम्राज्य यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये तो बिफोर क्राइस्ट की बात है, जब शुरू में चोल यहाँ पे थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब चोल फिर से आते हैं, तो दोस्तों इस समय में चोल जो है ये फिर से इधर शासन करने लग जाते हैं। ठीक है, जिसको पल्लवों ने हराया था, ये फिर से यहाँ पे शासन करने लग जाते हैं। तो इस तरह से पल्लव और चालुक्यों की शक्ति कम हो जाती है, और यहाँ पे राष्ट्रकूट और चोल फिर से आ जाते हैं, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा, लेकिन प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात प्रमुख न्याय अधिकारी थे। ठीक है, हरिसेन की तरह वो भी महादंडनायक बना था। तो कुछ पद जो थे ना वो अनुवांशिक हो गए, वंशगत हो गए। ठीक है, कि बेटे के बाद पिता के बाद उसका बेटा ही वहां पे उस पद पे जाएगा। सेकंड है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहक भी था, अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। तो इस तरह के नए नए बदलाव भी आए इस समय में। ठीक है दोस्तों, संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। ठीक है, जैसे यहाँ फिर से हम पढ़ते हैं, वहाँ का स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। जैसे कि नगर श्रेष्ठी यानी बैंकर या फिर शहर का व्यापारी। ठीक है, सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीन अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों का प्रधान लोग। तो ये लोग होते थे, जैसे कुलिक हुआ, उसके बाद सरथवाह हुआ, उसके बाद नगर श्रेष्ठी हुआ। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे उस समय। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। कुछ समय के लिए ये सारी चीजें ठीक थी, प्रभावशाली भी थी, लेकिन ये लोग इतने शक्तिशाली हो जाते थे, कुछ लोग कुछ स्थान पर, कि अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर लेते थे। ठीक है, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था, और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों का देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे, और इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो दोस्तों अब राजा लोग जो है ना वो कुछ नई प्रकार की सेना रखने लगे थे। पहले तो क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी सेना रखते थे मौर्य काल के आसपास। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब लोग उस तरह की बहुत बड़ी बड़ी सुसंगठित सेना नहीं रखते थे। अब एक नई प्रकार की सेना का उद्भव हो रहा था। कुछ सेना नायक होते थे जो समय समय पर जब राजा को जरूरत होता था तब उसको सेना उपलब्ध कराते थे, और वो सेना नायक जो है वो उनको वेतन के रूप में भूमि दे दी जाती थी, और उनसे वे सेना नायक जो है वे राजस्व वसूल करते थे, और अपने घोड़ों के लिए और अपनी सेना के लिए वो
उन्हीं पैसों का, उन्हीं राजस्व का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। और जब भी, और धीरे धीरे क्या हुआ ना कि ये जो सेना नायक थे उनको सामंत कहा जाता था उस समय, यही लोग सामंत होते थे। और धीरे धीरे ये सामंत इतने शक्तिशाली हो गए, और जब भी जो राजा होता था, महाराजा धीराज होते थे, वो कमजोर पड़ने लगे, तो ये सामंत जो है वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, इसी समय में दक्षिण में क्या हो रहा था, सभाएं चल रही थी। जैसे पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यक्तियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। ठीक है। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। ठीक है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, यहाँ पे कुछ दिया गया है इस बॉक्स में, वो हम पढ़ते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। ठीक है। पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई थी। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपालों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी उस बुरी तरह से पेश आए। तो राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया, और पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। ठीक है। इस तरह की कहानी थी। दोस्तों, चीनी तीर्थयात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था, और वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहरों या बाजारों के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार से के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभिज्ञान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। उनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, खाने पीने का सामान, हिरन आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों पर पीठ में लाद कर लाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे और राजा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायतें या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इन हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो जब राजा की सेना चलती थी तो कुछ इस तरह का माहौल रहता था। ये बाणभट्ट लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अन्यत्र। हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम अन्यत्र पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा।
मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76-77 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे और क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना और उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने और स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त, स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे, स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से परिचित थे, अब अपने साथ नए धर्म को भी लेकर आए और अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया। ठीक है, जिससे इस्लाम धर्म यहाँ भी फैल गया। तो इस तरह की चीज़ें थी और हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा। गुप्त वंश के बारे में पढ़ा कि यहाँ समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा और साथ में देखा कि यहाँ पे राजा जो थे और राज्य की जो प्रकृति थी उसमें किस तरह से नए नए बदलाव हो रहे थे। ठीक है, और जो भारतीय उपमहाद्वीप में है उसमें शासन का स्वरूप किस तरह से बदल रहा था। अब वेतन भूमिदान की तरह होता था, जिससे सामंत जो है वो एक नया वर्ग उभर रहा था और ये सामंत धीरे धीरे मजबूत होते गए, जिससे जब भी राजा दुर्बल पड़ते थे ये सामंत खुद को स्वतंत्र कर देते थे। ठीक है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया जो है स्वरूप निकल करके आया और यहाँ क्षेत्रीय शासन बढ़ने लगा, जिससे बाद में अगर हम देखें तो इस एरा के बाद राजपूत काल का उदय होता है, जिसमें बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां खुद को मजबूत कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरा को पूरा चैप्टर कंप्लीट किया और आशा करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर समझ में भी आया होगा। हमने पूरा के पूरे पैराग्राफ को समझने का प्रयास किया और साथ में मैप्स को भी साथ में जोड़कर स्टडी की, तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।